गुड मॉर्निंग एवरीबडी। ये छोटा सा एक 10 to 15 मिनट्स का लेक्चर है। सीए फाइनल का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो पेपर है उसको लेकर के अभी तक आप लोगों को मालूम चल गया होगा और आपने वो सब क्लासेस अटेंड कर ली होंगी जो जो अमेंडमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आए हैं और जो नए गाइडेंस नोट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं उनकी क्लासेस आपने कर ली होगी। ये मान करके मैं आपको आज जो क्लास करवाना चाहता हूं वो स्पेसिफिक क्लास है फॉर और ये स्पेसिफिक लेक्चर है फॉर अंडरस्टैंडिंग दी चेंज इन दी proposed dividend accounting when solving the sum of holding companies। मतलब होल्डिंग कंपनीज का सम जब सॉल्व करेंगे और उसमें प्रपोज डिविडेंड में जो AS4 में चेंज आया है उसको लेकर के होल्डिंग के सम्स के सोल्यूशन में क्या चेंज आएगा, ये उस चीज को लेकर के एक छोटा सा लेक्चर है। इसको मैं धीरे धीरे करके आपको पार्ट बाय पार्ट करके एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में क्या चेंज आया है। AS4 में ये चेंज आया है कि उसने ये बोल दिया कि भाई प्रपोज्ड डिविडेंड अब से यानी मई 17 वाले टर्म से बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में दिखाया नहीं जाएगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस से आप घटा करके लायबिलिटी साइड में दिखा नहीं सकते प्रपोज्ड डिविडेंड को, ये नोट्स में दिखाया जाएगा, नोट्स ऑन अकाउंट्स में दिखाया जाएगा। मतलब प्रपोज डिविडेंड की अकाउंटिंग पेमेंट बेसिस पे होगी अगले साल में। जब पेमेंट होगा, जब वो डिक्लेयर हो जाएगा जिस साल में, उस साल में आप उसकी अकाउंटिंग करेंगे। लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं होगा ना। इस चीज को लेकर के बहुत सारे बच्चे लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि सर होल्डिंग कंपनी का तो सारा चीज ही गलत हो गया, आप तो सारे सोल्यूशन ही गलत हो गए, सब कुछ ही गलत हो गया, होल्डिंग कंपनी फिर से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बहुत अच्छे से ब्रीफ दे करके अच्छे से समझा देता हूं कि नहीं ऐसा नहीं है। बहुत माइनर चेंजेस हियर एंड देयर आप करेंगे, आपका होल्डिंग कंपनी का सम्स वैसे ही बनेगा जैसे पहले बनता था। देखिए मैं इसको पार्ट बाय पार्ट करके बताता हूं आपको। सबसे पहले तो अगर कोई डिविडेंड पेड है, प्रपोज्ड नहीं पेड है, तो उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, वो जैसा पहले था वैसा ही होगा। होल्डिंग कंपनी के सम्स में अगर डिविडेंड पेड बोल करके कोई वर्ड है, कोई ट्रीटमेंट है, द ट्रीटमेंट विल रिमेन सेम, देयर इज नो चेंज इन दैट। सेकेंड, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो उसका ट्रीटमेंट भी विल रिमेन द सेम जैसा पहले था, कोई चेंज नहीं है इसमें भी। चाहे वो होल्डिंग का प्रेफरेंस डिविडेंड हो, चाहे वो सब्सिडियरी का प्रेफरेंस डिविडेंड हो, प्रेफरेंस डिविडेंड को लेकर के कोई चेंज नहीं है। देखिए चेंज क्या चीज में है, इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट वाला जो AS4 है उसमें चेंज है। जो डिविडेंड प्रपोज करते, जो डायरेक्टर लोग डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं ना, पहले डायरेक्टर लोग डिविडेंड प्रपोज करते, फिर AGM में जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसमें चेंज है। इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट वाले AS में चेंज है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड उसके अंदर में आता ही नहीं है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड के अंदर कोई चेंज नहीं, दैट विल रिमेन द सेम। होल्डिंग कंपनी के सम में प्रेफरेंस डिविडेंड का ट्रीटमेंट आप सेम टू सेम रखोगे। अब आया कि सर डिविडेंड प्रपोज्ड बाय सब्सिडियरी कंपनी, इसका क्या करना है? द आंसर इज, हम लोग डिविडेंड प्रपोज्ड बाय सब्सिडियरी कंपनी को पहले भी इग्नोर करते थे। अपन जब होल्डिंग कंपनी का सम बनाते थे उसमें लिखा हुआ था सब्सिडियरी कंपनी हैज प्रपोज्ड अ डिविडेंड ऑफ 10%, मैं बोलता था बेटर यू इग्नोर इट, बी हैप्पी, इग्नोर इट। आज भी इसको इग्नोर ही करना है। डिविडेंड प्रपोज्ड बाय सब्सिडियरी कंपनी इग्नोर करना है, कुछ नहीं करना है। पहले जैसे कुछ नहीं करते थे, अभी भी कुछ नहीं करना है, मतलब उसमें भी कोई चेंज नहीं है। रादर अगर आपको याद होगा कि जो डिविडेंड कभी कभी सब्सिडियरी कंपनी का बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रिकॉर्डेड रहता था, तो मैं उसको एड बैक करा करके रिजर्व्स एंड सरप्लस में, मतलब PL में एड बैक करवा देता था। वो वैसे का वैसे ही करना है, कोई चेंज नहीं उसमें। अब लास्ट बातचीत आया विच इज डिविडेंड प्रपोज्ड बाय होल्डिंग कंपनी। यस, इसमें चेंज है। हम लोग डिविडेंड प्रपोज्ड बाय होल्डिंग कंपनी को आज तक, मतलब पिछला सेमेस्टर तक आपने जो एग्जाम दिया,
नवंबर 16 तक, उसमें हम लोग क्या करते थे कि अगर मान लो डिविडेंड 10 लाख रुपया होल्डिंग ने प्रपोज किया, तो हम लोग जो कंसोलिडेटेड पीएल का नोट्स बनाते थे उसमें हम लोग प्रपोज डिविडेंड बाय द होल्डिंग कंपनी 10 लाख रुपया लेस कर देते थे, कंसोलिडेटेड पी&एल से डिडक्ट कर देते थे और प्रपोज डिविडेंड को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखला देते थे। ऐसा हम लोग पहले करते थे। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के आने के कारण इसको नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसका अकाउंटिंग अब नेक्स्ट ईयर में होगा, इस साल में नहीं होगा। तो सर फिर क्या करेंगे हम लोग? इग्नोर कर दो। जैसे सब्सिडरी का प्रपोज डिविडेंड इग्नोर होता था, होल्डिंग का भी प्रपोज डिविडेंड इग्नोर कर दो, जस्ट इग्नोर इट। नोट्स ऑन अकाउंट्स में आपको जरूर लिखना पड़ेगा। नोट्स में डिस्क्लोज दे दीजिएगा, एक तो डिस्क्लोजर मार दीजिएगा नोट्स ऑन अकाउंट्स में, नीचे में जैसे होल्डिंग का बैलेंस शीट का सम खत्म होगा ना, एक तो डिस्क्लोजर मार दीजिएगा कि द होल्डिंग कंपनी हैज प्रपोज्ड दिस मच ऑफ डिविडेंड इन द ईयर। ये डिस्क्लोजर अब नोट्स में आएगा। अच्छा, तो टोटल मिलाकर के स्टोरी बस इतना सा ही चेंज हुआ है कि हम लोग होल्डिंग जो डिविडेंड प्रपोज करता था, हम लोग पहले उसको लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेते थे पीएल घटा के, अब वो नहीं करना है। दिस इज द ओनली चेंज यू विल डू इन द होल्डिंग कंपनी के सम्स, दैट्स इट। अच्छा, इंस्टीट्यूट ने क्या गेम खेला मैं आपको बताता हूं। इंस्टीट्यूट ने अपना स्टडी मॉड्यूल रिवाइज किया और अपने स्टडी मॉड्यूल में इंस्टीट्यूट ने क्या किया, जहां जहां पे डिविडेंड प्रपोज्ड वर्ड था वहां पे इस तरह से लिख दिया, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय होल्डिंग कंपनी ऑन 31/3/17। अब डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय होल्डिंग कंपनी ऑन 31/3/17 फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ 16/17। क्या प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल है कि 16-17 का प्रॉफिट से आप 31/3/17 को डिविडेंड डिक्लेयर कर दें? कैसे होगा? डिविडेंड विल बी डिक्लेयर्ड इन द एनुअल जनरल मीटिंग, फर्स्ट डायरेक्टर्स हैव टू प्रपोज इट। ये पॉसिबल ही नहीं है, पर इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया है, सम्स में ऐसा कर दिया है। तो सर ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से यह हुआ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के अंदर ही नहीं आया ना माल। AS4 इज इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ये तो डिविडेंड डिक्लेयर ही करा दिया 31/3/17 में। अब क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर ही 31/3/17 को हो गया, तो ये करंट ईयर का इशू रह गया। तो उन्होंने फिर आराम से पीएल से घटाया भी सम्स में और प्रपोज डिविडेंड को लायबिलिटी साइड में दिखलाया भी। कंफर्टेबली किया ये काम, क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करके। तो सर अब हम लोगों को तो प्रॉब्लम हो जाएगी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि अब क्योंकि हम लोग को इंस्टीट्यूट का अकाउंट्स का पेपर का एग्जाम देना है, तो आपको ये चीज ध्यान देना पड़ेगा। अगर उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर करा दिया 31/3/17 को, तो आप भी लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लीजिए। प्रॉब्लम क्या है? कंसोलिडेटेड पीएल को गिराना है, डिविडेंड को लायबिलिटी में लिखना है। लेकिन अगर डिविडेंड प्रपोज हो रहा है जैसे नॉर्मली प्रपोज होता है, इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट टाइप्स, तो फिर आपको उस डिविडेंड को इग्नोर करना है, नोट्स में डिस्क्लोज करना है। सो इस चीज को लेकर के थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा। ये एक अमेंडमेंट होल्डिंग कंपनी के सम्स को लेकर के है जो आपको केयरफुल रहना है। अच्छा, और एक बात आप लोगों को बताना था, ये डिविडेंड को लेकर के कंप्लीट एक बात और बताना था आप लोगों को, दैट इज विथ रिगार्ड टू सम स्मॉल चेंजेस ऑन एनबीएफसी रूल्स। एनबीएफसी का नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का आप जानते हो कि आरबीआई के अंडर में आता है, तो रूल चेंज होते रहते हैं। उसमें पहला जो चेंज इन द रूल है वो ये है कि जो स्टैंडर्ड असेट्स होते हैं उनका जो प्रोविजन है ना, वो 0.35% हो गया है। मतलब इस बार जब आप एग्जाम देंगे तो 0.35% का प्रोविजन बनाएंगे। दूसरा चेंज है जो नॉन परफॉर्मिंग असेट का डेफिनेशन है कि भाई कोई भी इंस्टॉलमेंट अगर ड्यू डेट पे कलेक्ट नहीं हुआ, तो अगर ड्यू डेट पे कलेक्ट नहीं होने के बाद 4 महीना तक अगर वो ओवर ड्यू हो जाता, माने और 4 महीना वो कलेक्ट नहीं होता है, तो आप उसको नॉन परफॉर्मिंग असेट बोलेंगे। इस सेमेस्टर से दैट टाइम पीरियड इज ओवर ड्यू टाइम पीरियड इज 4 मंथ्स, और यही ओवर ड्यू टाइम पीरियड इन एन हायर परचेज फिनांसिंग इज 6 मंथ। पहले ये 4 वाला 5 था और 6 वाला 9 था, 9। अभी ये 4 and 6 मंथ्स, मतलब नॉर्मल कोई लोन है 4 महीना ओवर ड्यू हुआ एनपीए,
हायर परचेज वाला लोन है, 6 महीना एनपीए हुआ या 6 महीना ओवरड्यू हुआ एनपीए। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक चीज आपको और ध्यान रखना है, वो ये है कि अगर कोई एसेट एनपीए बन गया तो अपन उसको सबस्टैंडर्ड उसी दिन बोल देते हैं, तो बोलिएगा, लेकिन सबस्टैंडर्ड में उस एसेट को अब 14 मंथ ओनली रहना पड़ेगा, उसके बाद वो डाउटफुल हो जाएगा। मतलब एन एसेट will have to remain substandard for a period of 14 months. Thereafter the asset will be considered as doubtful. 14 month हो गया, पहले ये शायद 15 या 16 महीना था, अभी ये 14 months हो गया है। ये एनबीएफसी के चेंजेस हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके अच्छा, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात इस एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों को सबको मुझे बोलना था, वो ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट को लेकर के आपके पास जो आरटीपी आता है इस टर्म का, May 17 वाले टर्म का जो आरटीपी अगर नहीं है तो आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें 14 नंबर ऑफ इलस्ट्रेशंस है। क्या 14 नंबर ऑफ इलस्ट्रेशंस है? ये सारे इलस्ट्रेशंस आपको सॉल्व करने हैं। पहले तो आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा सारा इलस्ट्रेशंस का। AS10 आप मेरा पूरा क्लास तो किए ही होंगे, 2 क्लास है पूरा 5 घंटे का। AS10 की क्लास के बाद ये 14 मैंने जो इलस्ट्रेशंस कराना था क्लास में कराया है, ये 14 इलस्ट्रेशंस आरटीपी में है, AS10 के अंदर में इनको करना है। ये कंपलसरी है, इसको मिस मत कीजिएगा। एक क्वेश्चन पक्का, हमको पूरा विश्वास है इस एग्जाम में इसमें से 8 to 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन पक्का आएगा। कुछ अमेंडमेंट इन डेज में भी हुआ है, लेकिन आपको उन सब अमेंडमेंट्स के ऊपर फोकस करने का दरकार नहीं है ज्यादा। फिर भी अगर आपको पढ़ने का मन है तो आप आरटीपी से पढ़ लीजिएगा, पर उसको इग्नोर किया जा सकता है। इन डेज के अमेंडमेंट्स को इग्नोर किया जा सकता है। इन डेज का अमेंडमेंट आप छोड़ सकते हो, बिकॉज बहुत फाइन, जिसको बोलते हैं ना कि थोड़ा माइन्यूट टाइप का, थोड़ा डीप अमेंडमेंट्स हैं, वो बच्चे लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं है। वो रियल में जो इंडेस फॉलो करती है जो कंपनियां, उनके लिए रेलेवेंट है। अपने तो 4 to 6 मार्क्स का पेपर बनता है, उसके लिए हम लोगों का जो इंडेस का लेक्चर्स है वही काफी है, उसमें और ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है। और क्या बचा, हाँ, AS10 के मेरे 2 क्लास हैं, नया AS10। एक क्लास मेरा गाइडेंस नोट पे है जो डेप्रिसिएशन बाय कंपनीज ऑन अकाउंट ऑफ शेड्यूल 2, 1 क्लास है, इसको करना है। अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाइक AS2, AS4, AS6, AS10, 610 तो नहीं बोलना चाहिए बट फिर भी बोल दिया, AS13, AS14, AS21, AS29, इनमें जो अमेंडमेंट है इसका मेरा एक अलग से लेक्चर है, वो लेक्चर आपको जरूर अटेंड करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछला सेमेस्टर में जो 2 गाइडेंस नोट इंट्रोड्यूस हुआ था, कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग वाला और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे ये सारी क्लासेस अपलोडेड हैं। ये दोनों गाइडेंस नोट पिछला सेमेस्टर में ही अपलोड हो गया था। यूट्यूब पे सारी क्लासेस अपलोड हैं, इनको भी एक बार जरूर अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। ये वाली जो क्लास है ना मुन्ना, जो बाकी जो एएस के चेंजेस हैं, छोटे छोटे चेंजेस जो एक लाइन के चेंजेस हैं, ये मेरा जो गाइडेंस नोट वाला क्लास है डेप्रिसिएशन वाला, शायद उसके लास्ट वाले पार्ट में है, उसके लास्ट वाले पार्ट में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। इतने अमेंडमेंट्स आपको करके जाने हैं for this May 17 term. Thank you very much.